हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप लोग। आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 3 का ये पहला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 8 में आ चुके हैं हम। पिछले 7 चैप्टर का हमने क्विक रिवीजन सीरीज भी देख लिया और क्रैश कोर्स भी हमने इसका देख लिया। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारा ये क्विक रिवीजन सीरीज। इसमें हम स्पीड में एनसीईआरटी की क्विक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने येलो से अंडरलाइन किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं सेल से, हर साल आते हैं। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और प्योर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का ये पहला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए थोड़ा ये फास्ट होगा। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें तो आप रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी सिर्फ याद रखना क्या होता है। तो जो भी फिजिको केमिकल अप्रोच है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर कर जो समझ रहे हैं उसे ही बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो ये जीएन रामचंद्रन का ये आपका फोटो दे रखा है। इन्होंने ही डिस्कवरी की थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजन, ये आप याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इसमें तो आप जानते ही हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कौन डिफरेंस पैदा करता है। तो जिसके पास सेल है, जिसके पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे। दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। ये तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं। सेल क्या होता है इसके बारे में यहाँ बता रखा है कि हर एक वो ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका होता है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। काफी इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल। और सबसे पहले किसी लाइव सेल को देखने वाले एवी लीवन हॉकी थे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और सबसे पहले सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, जो कि डेड सेल था। नेक्स्ट हम आगे बढ़े सेल थ्योरी के बारे में। तो स्लाइडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी से पूछे जाने वाले सवाल एम्स में ऐसे भी थे कि बोटनिस्ट थे, दो बोटनिस्ट और एक बोटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट, दोनों ने मिलकर दी थी सेल थ्योरी। एएमयू में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वान थे क्या, तो जूलॉजिस्ट थे। तो ये दोनों मिलकर इन्होंने एक प्रपोज किया थ्योरी। तो थ्योरी में कुछ बातें कही गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे सेल से बने होते हैं, नहीं तो सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। और इसमें ही नेक्स्ट रुडोल्फ वर्चो का जो कहना आया कि ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुलाइज सेलुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें एक खास बात, प्रेजेंस ऑफ सेल वाली यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, स्लेडन और स्वान ने। इसके बाद रुडोल्फ वर्चो आए, ये इंपॉर्टेंट है हमारा पोर्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, कुछ सेल का ओवरव्यू अगर हम देखें तो इसमें पता चलता है कि सेल में सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है और खास एक इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि कौन सा मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन है। तो आप इस पे खासा ध्यान देंगे। तो आगे हम बढ़े, क्या क्या होता है सेल में। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। तो सीक्वेंस में बिल्कुल इसी तरह चलता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं जो यूकैरियोट्स में होंगे, लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, वहां पर न्यूक्लियोइड होता है या जीनोफोर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में एक खास बात, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अलावे जो यूकैरियोटिक सेल्स में और भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, खैर बहुत सारे हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। एक राइबोसोम ही ऐसा एक ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, दोनों में प्रेजेंट होता है, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनल है। विदिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट दो ऑर्गेनल में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो बोलते हैं राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होता है, इसलिए वो रफ है। नेक्स्ट, एनिमल सेल्स कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जिनको सेंट्रियोल बोला गया, जो कि सेल डिवीजन में काम आएगा। आप तो जानते हैं ना कि सेल की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है।
तो माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा सेल होता है, जिसकी 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, और इसके साथ ही अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। और जो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे बड़ा एग होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल का 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। तो सेल का शेप जो है बहुत वेरी करता है, जैसा फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप भी होता है। ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इसमें आप याद रखना। बाइकनकेव क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कुछ बातें हैं, ये सब आपको बता दी गई हैं पहले ही। अब ये हमारा खास पोर्शन प्रोकैरियोटिक सेल, जहां से एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हर साल बनती है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आते क्या है, जितने भी मोनरा के मेंबर हैं सब इसमें आते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वगैरह सारे मेंबर आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल तो होते बड़े छोटे हैं, लेकिन डिवीजन बहुत ही रैपिडली होता है, रैपिड डिवीजन होता है। शेप और साइज में वेरिएशन होता है। 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमने देख लिया है मोनेरा में: बैसिलस, रॉड लाइक, स्फेरिकल, कोकस, कॉमासिड, विब्रियो और स्पाइरल, स्पाइरलम। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखें। और क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जाते हैं, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। आपने देखा होगा माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल प्रेजेंट होता ही नहीं है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में होंगे ही नहीं। एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अमाउंट ऑफ डीएनए है जो यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। ये फॉर्म में ये होता है इंक्लूजन बॉडी, जो मैं आगे बताऊंगा, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। मेसोसोम जो होता है इस तरह मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन से इन फोल्डिंग्स निकली हुई है, इसको बोलते हैं मेसोसोम। रिस्पायरेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये आप याद रखें। सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट सेल इन्वेलप, और इसके कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह इसमें हम देखते हैं। तो सेल इन्वेलप में जनरली 3 पार्ट आते हैं। एक तो ग्लाइकोकैलिक्स आता है, नेक्स्ट है सेल वॉल, और लास्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है स्टिकी बिहेवियर का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ये आप याद रखेंगे। और स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम निगेटिव। सब कुछ मैंने क्रैश कोर्स में डिटेल में बता रखा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा जाएगा जितना मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा और जानना है तो क्रैश कोर्स सीरीज आप देख सकते हैं, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स का जो कॉम्पोजिशन है और थिकनेस में वो डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर लूज है ग्लाइकोकैलिक्स, अगर लूज है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर थिक टफ है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल ही शेप सेल का डिटरमाइन करता है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है कि वो बैक्टीरिया को ये बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आप जानते ही हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सिमिलरली स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट मेसोसोम के बारे में आपको बताया ही। तो मेसोसोम के 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली की फॉर्म में। नेक्स्ट सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में। मेसोसोम का रोल क्या होता है? तो रेस्पिरेशन में आपको बताया मैंने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खैर बहुत सारे रोल सिक्रेशन प्रोसेस में, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में पूछा गया था वही, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में जैसे सियानोबैक्टीरिया का एग्जांपल ले लो, तो इसमें पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमेटोफोर के अंदर ये ऐसे पिगमेंट भरे होते हैं, तो ऐसे पिगमेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, क्रोमेटोफोर्स में। तो यहाँ 2 खास हो गया, एक तो क्रोमेटोफोर हमारा इंपॉर्टेंट है और एक हमारा मेसोसोम इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखेंगे। और जो आप तो जानते ही हैं बैक्टीरिया सेल्स का अगर डिवीजन हो तो 3 पार्ट बनते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी बनते हैं 3 पार्ट। तो जो फिलामेंट होता है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो सेल सरफेस से बाहर की ओर होता है। फ्लैजला के अलावे पीली और फिम्बरी भी होते हैं जिनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है, आप याद रखना। पीली क्या होते हैं? स्पेशल प्रोटीन पाइलिन के बने हुए होते हैं। फिम्बरी जो है फाइबर्स होते हैं जो कि झरने होते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया को अटैच करने में मदद करता है और हॉस्ट टिश्यू से अटैच करने में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है राइबोसोम्स। 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से मैं बताता हूँ आगे। In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. Ribosomes are the site of protein synthesis. Very important. नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है पॉलीसोम, इतनी बार पूछी गई, 3 से 4 बार आज तक पूछी गई है नीट एग्जाम में, एपीएमटी में। जो होता क्या है इसमें कि बहुत सारे एमआरएनए जो होते हैं सिंगल लाइन पे अटैच होते हैं, और जो सारे को मिलाकर, सारे राइबोसोम्स को मिलाकर पॉलीसोम बोला जाता है, या पॉलीराइबोसोम। नाम से ही पता चल रहा है पॉली मींस बहुत ज्यादा राइबोसोम्स होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर एमआरएनए जो है और प्रोटीन में इसका सिंथेसिस होता है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हम बढ़े इसमें।
इंक्लूजन बॉडी के बारे में अगर हम देखें तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं ये किसी भी मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होते नहीं हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और साइनोफेस्टिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स इस फॉर्म में इंक्लूजन बॉडी स्टोर होते हैं। अब गैस वैक्यूल है कहाँ होंगे, तो ब्लू ग्रीन में और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो नेक्स्ट यही हमें जानना भी है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं जैसे प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमली और फंजाई, ये आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसमें अच्छा एक कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है साइटोप्लाज्म का, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे। यूकैरियोटिक सेल्स possesses an organized nucleus with a cell nuclear envelope। तो ये सब बातें हैं कुछ कुछ, आप सब बातें जानते हो, सारी बातें लोअर क्लासेस में पढ़ने की हैं ये सब। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possesses सेल वॉल। प्लांट के पास सेल वॉल होगा, प्लास्टिड होगा, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा जो कि 90% पार्ट ऑक्यूपाई करेगा, विच आर ऑब्सेंट इन एनिमल सेल्स। और एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल होंगे जो कि प्लांट सेल्स में देखने को नहीं मिलेगा हमें। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो ये डायग्राम आपका प्लांट सेल का है। कैसे पहचानोगे, बड़े बड़े सेल वॉल देखने को मिलेंगे, और ये आपका एनिमल सेल है, सिंपल सा सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। इसमें जितने भी पार्ट है आप देख लेना एक बार। जैसे आप वैक्यूल देख रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ये ऑक्यूपाई करने का काम करता है। तो ये हमारा पार्ट सेल मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। सेल मेम्ब्रेन देखें तो सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है वो 1950 के बाद और अच्छे से देखने को मिल पाई, क्योंकि इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। सबसे पहले ह्यूमन आरबीसी में इसे देखा गया, और ह्यूमन आरबीसी में देखने के बाद जो बताया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं लिपिड्स के होते हैं कंपोज्ड। यहाँ पे जो चेंजेस आई हैं न्यू एनसीईआरटी में वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हैं, क्रैश कोर्स की लिंक से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करें, जो लिपिड्स होते हैं वो बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। ये आप याद रखना, पोलर हेड जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, आउटर, और जो नॉन पोलर होते हैं वो इनर साइड में होते हैं, क्योंकि उनको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है हमारा। जो लिपिड कंपोनेंट होते हैं तो मेम्ब्रेन के मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स होता है, फॉस्फो जिसको फॉस्फोएलेसिथिन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ही मेनली इसमें प्रेजेंस होता है। और इरिथ्रोसाइट अगर आरबीसी की बात करें तो उसमें प्रोटीन 52% होता है और लिपिड 40% होते हैं। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे दो पार्ट हैं प्रोटीन के, मेम्ब्रेन के प्रोटीन के, इंटीग्रल और पेरिफेरल। अगर जो अंदर में है मेम्ब्रेन में बरीड है, आप डायग्राम ही देखो ना डायरेक्ट, ये देखो, ये जैसे अंदर में ये मेम्ब्रेन में है और ये बाहर में आपको देखने को मिल रहा है ये पेरिफेरल। तो ये बाहर वाला हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, और जो अंदर में है इंटीग्रल प्रोटीन। छोटे छोटे येलो दिख रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल, और जो आपको प्रोटीन पे दिख रहे हैं तो ये शुगर दिख रहा है आपको, और नीचे ये जो लेयर है इस तरह ये लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। तो यही बात पूछी गई थी, एग्जामों में पूछी जाती भी है। नेक्स्ट, लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होना। क्वासी फ्लूइड मींस ऑलमोस्ट लिक्विड होना, तो यही इसे प्रोवाइड करता है कि प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट हो सके, और फ्लूइडिटी का भी यही कारण है, मेजर इससे किया जाता है। अब जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, उसके कारण उसके क्या क्या फायदे हैं, फंक्शन, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही खास फंक्शन होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल जनरली होते हैं ये, सिलेक्टिवली परमिएबल। अगर मैं कुछ खास बात बताऊं आपको कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वाटर है तो ऑस्मोसिस, न्यूट्रल सॉलिड है तो डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉलिड मींस नॉन पोलर, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम क्या आएगा, चैनल का, करियर का, प्रोटीन का, ये सब का काम आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम और प्लस पोटेशियम पंप यहाँ पे चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेल वॉल, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल तो आप जानते ही हो सेल वॉल के बारे में कि एब्सेंट होते हैं एनिमल्स में और प्लांट में ये प्रेजेंट होते हैं। नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। तो ये खास है, आउटर कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फंजाई और प्लांट्स में। फंजाई में क्या होगा, काइटिन, प्लांट को सेप देता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाता है, और इंडिजिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम करता है ये। एल्गी में क्या है, तो एल्गी में जो होते हैं वो सेल वॉल होते हैं, और मिनरल्स जो सेल वॉल किस चीज के बने हैं, तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। और वहीं अगर प्लांट्स में बात करें
तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज पेक्टिन और प्रोटीन के बने हैं। और फंजाई में मैंने आपको बता ही दिया है काइटिन, और जैसे आप देख सकते हो इंसेक्ट वगैरह में तो काइटिन का ही बना हुआ होता है एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट, जो सेल वॉल होते हैं यंग प्लांट के, जैसे जो प्राइमरी वॉल होता है कैपेबल ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट्स जो होते हैं वहां भी ये ग्रोथ होता है। जैसे जैसे सेल मैच्योर करते हैं धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। नेक्स्ट मैं आगे आपको बताऊं, मिडिल लैमेला एक खास इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। मिडिल लैमेला ये एब्सेंट इन गार्ड सेल्स, तो एक बात एक्स्ट्रा मैंने बताया है आपको, और इसको पेक्टिनेज से डिसॉल्व कर सकते हैं। पूछा क्या जाता है क्वेश्चन, ये आप देखो, मिडिल लैमेला किस चीज की बनी होती है, तो कैल्शियम पेक्टेट की सीमेंट लेयर एक होता है। नेक्स्ट हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये सेल प्लेट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल को जोड़ने का यहाँ पे काम करता है ये हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट हम बात करें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोऑर्डिनेटेड फंक्शन चलता है, फंक्शन के बेसिस पे आपस में जुड़े होते हैं। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये टोटल 4 पार्ट आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। आपस में फंक्शन इनके कॉमन होते हैं। जैसे हम पहला पार्ट ये देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले तो डायग्राम पूछी गई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको कैसे पहचानना है, जहां पे राइबोसोम होगा मतलब ये रफ स्ट्रक्चर होगा, जहां पर नहीं है ये स्मूथ स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो जैसे ये न्यूक्लियर इन्वेलप है मानो आपका, तो इसमें से कौन से निकले हुए हैं, इसको किसने बनाया है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तैयार किया है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटरसेलुलर स्पेसेस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो लुमिनल और एक एक्स्ट्रा लुमिनल। आप समझ रहे हो ना, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के चलते, और स्मूथ है क्योंकि वहां पे राइबोसोम नहीं है। आरईआर का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना या सिक्रेशन करना, क्योंकि ये एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया ही आरईआर होते हैं। और जो स्मूथ होते हैं लिपिड में, लिपिड सिंथेसिस में उनका काम होता है, और भी एस्ट्रॉयडल हार्मोन्स का वो सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट है गोल्जी अपैरेटस, साइंटिस्ट के नाम पे ये नाम पड़े कैमिलियो गोल्जी पे, 1898 में उन्होंने डिस्कवरी किया। कुछ इसमें सिस्टर्नी होते हैं जो कि खास होती हैं, जो आप पार्ट देख रहे हो सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी कैसे, डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं ये, आप डायमीटर याद रखना, सब आपस में एक दूसरे पे होते हैं, स्टैकिंग होती है यहाँ पे, और वेरिएबल है सेल में नंबर इनका सिस्टर्नी का। आपको याद क्या करना है, यहाँ पे जो सीस फेस है, सीस फेस क्या होगा, वो कन्वेक्स होगा, और जो ट्रांस फेस होगा वो कॉनकेव होगा। मींस जो कॉन्वेक्स है वो फॉर्मिंग फेस है, और जो कॉनकेव है वो मैच्योरिंग फेस है, आप ये याद रखना। दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, गोल्जी अपैरेटस का जो मेन फंक्शन होता है वो पैकेजिंग करने का वो काम होता है मॉडिफिकेशन के बाद। मेजर साइट जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का ये करता है। होता क्या है, जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने प्रोटीन को बनाया, प्रोटीन को सिस फेस से भेजेंगे आगे, सिस फेस से ट्रांसफेस, ट्रांसफेस से वेजाइकल्स, वेजाइकल्स से फिर लाइसोसोम के फॉर्म में वो बाहर आ जाएगा सेल के बाहर। बिल्कुल इसी तरह होता है, जो सिस्टर्नी आपने देखा वहां पे सिर्फ मॉडिफिकेशन चल रहा है, मींस ग्लाइकोसाइलेशन चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें लाइसोसोम्स के बारे में, तो लाइसोसोम्स से जो क्वेश्चन पूछी जाती है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐसे कौन से ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है, तो लाइसोसोम्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड होता ही है, पैकेजिंग के बाद आया है ये लाइसोसोम। और जैसे बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइपेज है तो फैट के लिए, लिपिड्स के लिए, प्रोटीएज है तो प्रोटीन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेज है तो कार्बोहाइड्रेट के लिए। एक चीज आप याद रखना, एसिडिक पीएच पे ये जनरली काम करता है। आपको पूछेगा 8 पीएच पे काम करेगा, तो बिल्कुल नहीं, एसिडिक पे काम करना है, 6 के नीचे ही काम करना है, 5 पे जनरली काम करता है ये। कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग आपने देख ही लिया। नेक्स्ट वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस है, यहाँ पे एक टोनोप्लास्ट होता है खास। टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है कि उनके आयंस को ये फैसिलिटेट करे कि ग्रेडियंट इसमें मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए। जो टोनोप्लास्ट होता है वो सिंगल होता है, और वैक्यूल पूरा 90% पार्ट ऑक्युपाई करता है किसी भी सेल का। तो आप देख ही रहे हैं इसमें होता क्या क्या है। तो वैसे चीज जो हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो होते हैं वैक्यूल्स में। टोनोप्लास्ट आप याद रखना है इसमें, और ये सब बातें हैं। और अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है आपको, जो कि एक्सक्रेशन करेगा।
और सेल में जैसे प्रोटिस्ट है उसमें फूड वैक्यूल्स है तो इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक आप स्टेनिंग नहीं करोगे तब तक आप उसे नहीं देख पाओगे, तो जेनस ग्रीन्स हमें स्टेनिंग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है पर सेल वेरिएबल होता है, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे वो डिपेंड करता है। तो ये सब बातें हैं। सॉसेज शेप का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ये डायमीटर और लेंथ आप याद रखना। डबल मेम्ब्रेन होता है, आप जानते ही, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेबलिंग के लिए आई थी। आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन, और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं मैट्रिक्स होता है, और इसके बाद दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। क्रिस्टी जो कि सरफेस से इंक्रीज करने का काम करता है, वो क्रिस्टी वाला पार्ट है। हम इसमें आगे देखें तो इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स बोला जा रहा है, और आउटर जो है वो लिमिटिंग बाउंड्री है। जो आउटर होता है वो स्मूथ होता है और पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन जो है उससे क्रिस्टी निकला है, क्रिस्टी सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करेगा। जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके पास खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एरोबिक रेस्पिरेशन करना, और ये दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में वो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मैट्रिक्स में ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए भी मिलेगा, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, राइबोसोम्स होगा 70s। अब इस 70s का आप एक चक्कर याद रखना कि जो ऑर्गेनेल में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो 70s होंगे, और जो ये साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होंगे वो 80s होंगे। ये आप याद रखना। डिवीजन से वो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊं, आगे हमारा पार्ट है प्लास्टिड्स। नेक्स्ट हम देखें प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स कहाँ होते हैं? प्लांट सेल्स में और एग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स के बेसिस पे ये तीन पार्ट हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये तो आप बात जानती हो, सिंपल सी बात है, और लाइट एनर्जी को करेगा ट्रैप, फोटोसिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट है इसमें कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स हैं तो जनरली कैरोटीन और जेंथोफिल्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये फैट सोलुबल आप याद रखना। इसके बाद जो कलर प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट हमारा ल्यूकोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स स्टोर होता है। अमाइलोप्लास्ट है तो स्टार्च को स्टोर करेगा जैसे पोटैटो में। इलायोप्लास्ट है तो ऑयल को स्टोर करेगा, फैट को। एलिरोप्लास्ट है तो प्रोटीन को। आपको याद आना चाहिए एलिरॉन लेयर जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये हमारा डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। तो सिंपल सी चीज, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ग्रैनम आप देख रहे हैं, ये पूरा ग्रैनम का पार्ट है। थैलाकॉइड है और स्ट्रोमा लैमेली जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। मेसोफिल सेल्स होते हैं लेंस शेप्ड के। जनरली ये जो शेप है क्लोरोप्लास्ट का, ओवल है, स्फेरिकल है, डिस्क्वाइड है, इवन रिबन लाइक भी होता है। और इसमें ये आप डायमीटर याद रखना। और जनरली एक सेल में जनरली 20 से 40 पर सेल में मेसोफिल सेल का जो नंबर है वो 20 से 40 होता है। क्लेमाडोमोनास के यहाँ पर एक सेल में एक मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ही तरह डबल मेम्ब्रेनस होता है ये। जनरली ये इनर जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होते हैं लेस परमिएबल होते हैं। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, वहां मैट्रिक्स था तो यहाँ स्ट्रोमा है। इसमें थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। थैलाकोइड्स के यहाँ ये अरेंज रहेंगे स्टॉक में, तो इसको ग्राना बोलते हैं हम यहाँ पर। फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। थैलाकोइड्स आर अरेंज इन स्टैक, इसको ग्राना बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रोमा लैमेली आपको मैंने दिखाया ही। स्ट्रोमा में क्या होगा? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए। होगा क्या? और इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, राइबोसोम होंगे, और इसके अलावा 80s होगा साइटोप्लाज्म और 70s ऑर्गेनेल जो कि मैंने आपको बताया। जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं वो थैलाकोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम के बारे में आपको बताया मैंने, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोला जाता है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, जॉर्ज प्लानर ने डिस्कवरी की थी। प्रोटीन्स और राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका कंपोज्ड होता है। कोई भी मेम्ब्रेन इसमें होते नहीं। यूकैरियोट में 80s और प्रोकैरियोट में 70s। एस यहाँ पे सेवडबर्ग यूनिट है जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट है। तो 70 और 80s राइबोसोम दो सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। जैसे 70s है तो 50+30 का बना हुआ, 80s है तो 60+40 का। तो जो दोनों एस है जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे मैग्नीशियम काम कर रहा है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या है? फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल को एक फ्रेमवर्क तैयार करने का काम करता है, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, मेंटेन मोटिलिटी के लिए, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल के लिए। आपको मैं बता दूं नीट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब ये इस पे थोड़ा फोकस करना।
इसके कोई भी पार्ट है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स, सब मैंने बता रखा है एक्स्ट्रा पार्ट जो इसके हैं क्रैश कोर्स में। नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पार्ट सीलिया और फ्लैजला के बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का है, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आपको इंटरडबलेट ब्रिज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं रेडियल स्पोक्स यहाँ पे निकले हुए हैं, सेंट्रल सीध है ये वाला रेड वाला पार्ट, और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो दो आपको देखने को मिल रहा है। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल टोटल कितने हो गए, तो 2 है, तो 9+2 का यहाँ पे अरेंजमेंट चलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो 2 सेंट्रल ट्यूबुल को ब्रिज जोड़ने का काम कर, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है सिलिया और फ्लैजला के बारे में। तो पहली चीज तो हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें फ्लैजला होता है और स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है वो यूकैरियोटिक फ्लैजला से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, कोर को एक्सोनीम बोलते हैं, 9+2 का वही अरेंजमेंट इसमें होता है। नेक्स्ट जो सेंट्रल ट्यूबुल्स होते हैं ब्रिज के द्वारा कनेक्ट है, सेंट्रल सीधा आपने देखा है, रेडियल स्पोक आपको मैंने बताया ही, लिंकर से ये कनेक्ट होते हैं। जो दोनों सिलिया और फ्लैजला होते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी से वो अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, कार्टविल के जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है विदाउट मेम्ब्रेन, ये आप याद रखना। एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स इसमें मौजूद होता है, मींस इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करें इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब बातें हैं। और कुछ मैं आपको बताऊं तो इसमें हब होता है, स्पोक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। हब कैसा है तो सेंट्रल प्रोटीनिशियस पार्ट होता है ये। स्पोक्स कैसा है तो स्पोक्स जो कनेक्शन होता है हब और पेरिफेरल ट्यूबुल्स को रेडियल स्पोक्स है, और अरेंजमेंट जो माइक्रोट्यूबुल्स का है वो 9+0 का है। और जो फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी और सिलिया फ्लैजला, तो सेंट्रियोल का फंक्शन जान ही रहे हो, ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। नेक्स्ट हम देखें न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस को बेसिक डाई से करते हैं स्टेनिंग, और इसको नाम दिया गया क्रोमैटिन, जो कि फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी, फ्लेमिंग ने, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट इंटरफेज। इंटरफेज न्यूक्लियस वो पार्ट जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं इंटरफेज। तो हाईली एक्सटेंडेड और इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलाई, ये खास है हमारा। नेक्स्ट दोनों जो मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है तो दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो पेरिन्यूक्लियर स्पेस है, आप ये डायग्राम पूरा देख सकते हो। नेक्स्ट है तो पेरिन्यूक्लियर स्पेस है तो उसका डायमीटर आप याद रखें, दोनों के बीच का स्पेस जो है 10 to 50 नैनोमीटर। और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये रिमेन्स कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको मैंने वहीं पे बताया RER से होता है ये, जिसमें राइबोसोम्स बियर है। तो डायरेक्ट साफ यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन RER ये है, आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट ये तो RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से डायरेक्शन आना जाना लगा रहता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। और जैसे मोर देन 1 न्यूक्लियस पर सेल अगर है, इसकी अगर बात है तो इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे वॉचेरिया है, पैरामीशियम है, और लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट है, 3N वगैरह, ये सब आती हैं इसके अंदर, तो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो जहां की एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस इतनी बार क्वेश्चन पूछी गई है, या आप जरूर याद रखना कि RNA सिंथेसिस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस अगर ऑप्शन में नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म आप लगाना, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप न्यूक्लियोलस लगाओगे, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, चीफ रोल है न्यूक्लियोलस का यही है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। आगे हम बढ़े, ये पार्ट इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है लूज होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जो है क्रोमैटिन है, और जैसे ही कंडेंस करते हैं तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमैटिन में DNA बेसिक प्रोटीन होगा, हिस्टोन वगैरह, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है, ऑल्सो RNA भी प्रेजेंट होगा। एक खास बात है कि एक जो सिंगल ह्यूमन सेल होता है उसमें 2 मीटर लंबा DNA होता है जिसमें कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करें, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जिसको सेंट्रोमेयर, ये जिसको सेंट्रोमेयर बोल रहे हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि काइनेटोकोर्स है, जो कि आपका डायग्राम में यहाँ पर दिखा रखा है। नेक्स्ट सेंट्रोमेयर के ही बेसिस पे इसके 4 टाइप हैं। अगर सेंट्रोमेयर मिडिल में है तो इसको बोल रहे हैं मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमेयर थोड़ा मिडिल से दूर है तो इसको सब मेटासेंट्रिक बोल रहे हैं, अगर क्लोज टू एंड है तो एक्रोसेंट्रिक बोल रहे हैं, पूछा जा चुका है।
टीलोसेंट्रिक है तो वो टर्मिनल पोजीशन पे है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया 2018 नीट में, वो क्वेश्चन पूछा गया शेप के बारे में, तो आप शेप सबका याद रख लो। जो मेटासेंट्रिक होते हैं वो वी शेप के, सब मेटासेंट्रिक एल शेप के, एक्रोसेंट्रिक जे शेप के और टीलोसेंट्रिक आई शेप के। तो वी एल जे आई का फॉर्मेशन ये होता है। डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम लास्ट यहाँ पे बात करें, लास्ट यहाँ पे तो सैटेलाइट के बारे में यहाँ पे बात बताई गई है कि नॉन स्टेनिंग होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे कांस्टेंट लोकेशन पे, तो उसको यहाँ पे सैटेलाइट बोल, छोटा सा एक फ्रेगमेंट होता है। माइक्रो बॉडी के बारे में, तो माइक्रो बॉडी जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसमें एंजाइम्स होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एक चीज बताई गई है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एटीपी बनाने में काम करता है, जनरेशन ऑफ एटीपी। और इसके अलावा अगर कुछ आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो मैंने क्रैश कोर्स में बता रखा है। क्रैश कोर्स में मैंने उतना ही बता रखा है जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पढ़ने को तो बहुत लंबी चलती है सेल बायोलॉजी, लेकिन इसमें काफी है। जो क्रैश कोर्स सीरीज मैंने 6 पार्ट में इसके बता रखे हैं और ये क्विक रिवीजन सीरीज भी आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट होता है। तो इसी तरह आपने क्वेश्चंस तो सारे लगा ही रखे होंगे चैप्टर नंबर 8 तक। इसके बाद हम अगली लेसन बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।